तो बेटा हम लोग जरा अभी टॉपिकल पास्ट पेपर्स अपने देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड वाले। ये वाला मेरे ख्याल में मैं करवा चुका हूँ। हाँ ये शायद। अच्छा, मई जून 21, पेपर 21, इसको जरा देखिएगा। देर इज एन एरिया ऑफ रबिश 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्रांस। कहता है भाई जितना फ्रांस है उससे 3 गुना ज्यादा कचरे का एक ढेर है फ्लोटिंग इन द पैसिफिक ओशन कॉल्ड द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। कहता है कि पैसिफिक ओशन में हमारा जो है ये घूम रहा है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इट इज मेड अप ऑफ रबिश इंक्लूडिंग ओल्ड फिशिंग नेट्स, बट मोस्ट इज प्लास्टिक वेस्ट। कहता है ये रबिश जो कचरा है ये आपका बना हुआ है प्लास्टिक नेट्स वगैरह का। सही है, तो ये इस तरीके से सारी प्लास्टिक वेस्ट वगैरह है। इट इज फोरकास्ट दैट बाय 2050। चलो आउट हो गया। इट इज फोरकास्ट दैट बाय 2050 there will be more plastic in the Pacific Ocean than fish। कहता है जी ऐसा कह रहे हैं कि 2050 में मछलियों से ज्यादा आपके पास प्लास्टिक होगी। A number of island A number of islands in the Pacific Ocean specialize in fishing। कहता है जी बहुत सारे आइलैंड्स आपके पास ऐसे हैं जो कि फिशिंग में स्पेशलाइज करते हैं। ग्रेटर पोल्यूशन विल इंक्रीज सोशल कॉस्ट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। कहता है जब पोल्यूशन ज्यादा होगी तो उससे आपकी सोशल कॉस्ट जो है फिशिंग इंडस्ट्री की वो बढ़ जाएगी। अपार्ट ही कहता है डिस्कस वेदर और नॉट कंट्री स्पेशलाइजिंग बेनिफिट्स द कंज्यूमर्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं तो क्या आपको उससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो देखो अब बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के ऊपर आपने जाना है। मिनिमम 5 पॉइंट, मैक्सिमम 6 पॉइंट, और आपको जो है वो पैराग्राफिंग करनी है हर पॉइंट में। तो पॉजिटिव्स क्या लिखे हुए, सबसे पहले आपका आउटपुट बढ़ेगा। देखो आपका आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसमें स्पेसिफिक चीज में जब स्पेशलाइज हो जाएंगे ना तो आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी आती है। क्वालिटी इंप्रूव होगी, हर बंदा वो काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज है, जितना कंट्री भी वही काम कर रही है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो कंज्यूमर्स को बेहतर क्वालिटी मिल रही होगी। कंज्यूमर्स को जो सेटिस्फैक्शन रेट है कंज्यूमर का वो बढ़ेगा क्योंकि कंज्यूमर के हिसाब से पूछ रहा है वो। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाएगा, उससे आपकी कॉस्ट कम होगी। आपकी कॉस्ट कम होगी तो बेटा आपकी प्राइसेस कम होंगी। प्राइसेस कम होंगी तो कंज्यूमर के लिए फायदा है। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है, कस्टमर को नया प्रोडक्ट मिल रहा है, कस्टमर को नई क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। ड्रॉबैक्स लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हुए? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि जब अगेन वही वाली बात है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल इवेंचुअली लीड टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना किया गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपका खर्चा बढ़ेगा, तो बेटा आपके प्राइसेस बढ़ने का भी थ्रेट आपके पास रहता है। क्योंकि हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं तो बेटा डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, और जब डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती है तो उससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। फिर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स टाइमली बेसिस पे फुलफिल नहीं हो पाएंगी, यही मसला है। मोनोपली, बेटा स्पेशलाइज अगर आप हो गए तो मोनोपली होने का थ्रेट होता है, मोनोपली बनने का थ्रेट आपके पास रहता है। अगर वो मोनोपली बन गया तो वो कंज्यूमर्स को तंग करेगा, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेगा बाय चार्जिंग हायर प्राइस लेवल, बाय नॉट गिविंग देम द क्वालिटी दे वांट, ठीक है। और चॉइसेस गिर जाती है। देखो जब आप एक काम में स्पेशलाइज हो गए तो आप तो एक सिंपल काम कर रहे हो ना, एक आध काम ही कर रहे हैं, तो आप वो छोटा सा काम कर रहे हैं, आपसे वो काम करेंगे जिसमें आप स्पेशलाइज है, तो कंज्यूमर को तो वैरायटी चाहिए, कंज्यूमर को जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए। आप वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे, आप वो वैरायटी दे नहीं रहे, तो इससे क्या होता है कंज्यूमर के लिए चॉइसेस कम हो जाती है। कोई मसले वाली बात बेटा इस क्वेश्चन में? बोर हो जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। 2019 का सवाल है, 2019 का सवाल है, अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 22। द इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज द कंट्रीज एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कहता है जी इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हुई हैं कॉटन टेक्सटाइल को। यूएसए द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। कहता है यूएसए को बड़ा फायदा हुआ। इंडिया प्लान टू स्टॉप द सब्सिडी बाय 2019। कहता है जी इंडिया ने प्लान किया है कि हम लोग ये सब्सिडी को बंद कर देंगे। दिस वॉज वेलकम बाय अदर कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। कहता है इससे जो बाकी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है ना वो बड़ा खुश हुए। The USA may not be much affected in part because income usually rises in the country। कहता है यूएसए को इतना कोई फर्क पड़ा नहीं सब्सिडीज रिमूव होने की वजह से, क्योंकि उनकी इनकम लेवल ऑलरेडी कंट्री में बढ़ गई थी काफी ज्यादा। द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर
was relatively stable in this period but rose slightly in mid 2017। कहता है कि जी यूएस डॉलर के लिहाज से आपकी जो एक्सचेंज रेट था वो स्टेबल ही था, लेकिन वो बढ़ा भी था 2017 में। पार्ट डी डिस्कस करना है, डिस्कस वेदर और नॉट अ गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज इट्स एक्सपोर्ट। क्या गवर्नमेंट को अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो डायग्राम तो सिंपल आप बना सकते हो ना यहाँ पे सब्सिडी वाली। अब आप यहाँ पे बेटा उसकी भी डायग्राम बना सकते हैं, सप्लाई साइड पॉलिसी लॉन्ग रन वाली, SRAS वाली जो मैंने आपको सिखाई हुई है। तो बेनिफिट्स क्या है? सब्सिडी जब आपको मिलती है तो बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, आपकी प्राइसेस कम होती हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। आपकी प्राइसेस दूसरों के मुकाबले में कम होंगी तो बेटा इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस आती है। जब इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस आएगी तो आपका प्रोडक्ट दूसरों के लिए भी मशहूर होगा, आप इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे दूसरे कंपैरेटर्स को, आप उनको जो है बीट कर सकते हैं। आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, जाहिर सी बात है बेटा, जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो लोग आपको ज़्यादा पे करेंगे। जब लोग आपको ज़्यादा पे करेंगे तो इससे आपके पास एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आती है, और जब एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आएगी तो आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर सकते हैं, कॉस्ट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके। ड्रॉबैक्स क्या है जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही पैसा कहीं और लगा दें आप। रिटालिएशन, अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं क्या पता दूसरी कंट्री टैरिफ लगा के उसकी प्राइसेस वापस से बढ़ा दे, नेट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, आपकी सब्सिडीज से बेटा आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, आपका जीडीपी बढ़ता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है बेटा, प्राइसेस अब बढ़ सकती हैं, मुल्क में महंगाई आ सकती है। कोई मसले वाली बात तो नहीं है? क्लियर है? डन हो गया बेटा? चलो इमाम पर्ची भी गया। हाँ बेटा, कोई मसले वाली बात? चलो भाई आगे आ जाओ, अंती हैं ये लोग। अक्टूबर नवंबर 2020, पेपर 23 क्या कह रहा है? कहता है जी द यूज ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स इंक्लूडिंग डीरेगुलेशन इज मूविंग चाइना क्लोजर टू अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। सप्लाई साइड पॉलिसी हम लोगों ने लगा दी है, डीरेगुलेशन हम लोगों ने कर दिया है, और इससे क्या हो रहा है कि हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम, एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हल्के कर देती है, रूल्स एंड रेगुलेशन हटा देती है, उसको डीरेगुलेशन कहते हैं। Some supply side policy measures such as education subsidies can also increase a country's economic growth rate। कहता है कुछ सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर हैं, जैसे कि आपके पास एजुकेशन हो गया, सब्सिडी हो गई, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में काफ़ी हेल्प करते हैं। China joined the World Trade Organization in 2001 and has since removed some quotas on imports and reduced some import tariff। कहता है चाइना ने कुछ कोटास को रिमूव कर दिया, रिमूव का मतलब हटा दिया कि आप कोटा कोई नहीं है, ठीक है, इन्होंने कुछ कोटा को रिमूव कर दिया है, और इन्होंने इम्पोर्ट टैरिफ भी कुछ हटा दिए। दीज मेजर्स में इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ इट्स करंट अकाउंट सरप्लस। कहता है जी जब चाइना ये चीज़ें हटा देगा, यानी कि कोटा उसने हटा दिया, उसने प्रोटेक्शनिज्म मेजर हटा दिए हैं, तो देयर इज अ चांस के चाइना के इम्पोर्ट्स बढ़ जाए। जब चाइना के बेटा इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो उसे चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में जाने का खदशा है। तो वो चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है डिस्कस वेदर और नॉट अ रिडक्शन इन कंट्री ट्रेड प्रोटेक्शन विल रिड्यूस इट्स करंट अकाउंट सरप्लस। कहता है कि अगर मैं ट्रेड प्रोटेक्शन को कम कर देता हूँ, यानी कि मैं रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देता हूँ, तो उससे क्या मेरे करंट अकाउंट सरप्लस रिड्यूस हो जाएगा? तो बेटा लॉजिकल सी बात है, अगर आपने ट्रेड प्रोटेक्शन कम कर दिया, यानी कि आपने टैरिफ हटा दिया, आपने कोटा हटा दिया, आपने एम्बार्गो हटा दिया, तो इम्पोर्ट्स तो बढ़ेंगी ना। जब आपके पास इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी, जब आपके पास इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक फायदा ये भी है कि अगर मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूँ तो दूसरी कंट्री भी मुझ पे हटाएगी। अगर उन्होंने मुझ पे कोई रिटेलिएशन कुछ किया हुआ है, वो भी इसको हटाएंगे। तो उससे क्या होगा
कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उससे भी आपको एक फायदा होता है। तो अब यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी, अगर आप टैरिफ कम करते हैं और कोटास को रिमूव करते हैं, इससे क्या होगा कि इंपोर्ट की प्राइस गिर जाएगी। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट इंपोर्ट आपको ज़्यादा करवाने पड़ेंगे, आप ज़्यादा इंपोर्ट करवाएंगे, आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उससे नेगेटिव इफेक्ट आता है करंट अकाउंट सरप्लस के ऊपर। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इससे बेटा क्या होगा कि गैप बिटवीन एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, जिससे नेगेटिवली आपका एक्सचेंज रेट भी अफेक्ट होता है और आपकी एक्सचेंज रेट भी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं, तो पॉजिटिव्स को देखिएगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टैरिफ जो था वो इन इलास्टिक गुड पे था, यानी कि रॉ मटेरियल पे था या मेडिसिन पे था या ऐसी कुछ चीज़ों पे था। तो अगर उसके ऊपर से मैंने टैरिफ हटा दिया, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बेटा कम होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज रेट आपका फॉल हो रहा है तो इससे आपके एक्सपोर्ट सस्ते होने के चांसेस हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका बढ़ता है जिससे फर्दर आपको फायदा होता है। फिर लिखा हुआ है जी, देर इज अ हाई चांस कि दूसरी कंट्रीज भी हटा दें, जो मैंने आपको बताया था कि दूसरी कंट्री भी जब हटा देंगी तो उससे आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। आपके एक्सपोर्ट सस्ते होंगे बेटा तो फिर आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो, करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में जाना शुरू हो जाएगा। कोई मसले वाली बात है? कोई मसला बेटा? चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। मई जून 2020 का सवाल है, डिस्कस वेदर और नॉट अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हार्म्स एन इकोनॉमी। बेटा करंट अकाउंट डेफिसिट होने का मतलब ये है कि आपका एग्रीगेट डिमांड भी फॉल हो रहा है, तो इसकी आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसकी आप डायग्राम बनाएंगे। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? वैल्यू ऑफ करेंसी गिरती है, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बेटा आपके पास यहाँ पे हो रही होती है। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड आपका गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ते हैं, मॉरल हैजर्ड वही डायग्राम के साथ आपने लिंक करके बताना है। बिजनेसेस बंद होने का डर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का डर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका गिर जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। पॉजिटिव्स क्या है जी? करंट अकाउंट आपका डेप्रिशिएट हो जाएगा, आपका करंट अकाउंट गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब सॉरी करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होगी, जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपका माल सस्ता होता है और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो आपका एडी बढ़ने का चांस है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, अगर आपका एडी बढ़ता है तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। करंट अकाउंट बढ़ने से आपके पास बेटा ये सारे बेनिफिट्स आ रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, अब करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, तो एडी कम भी होगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगी, रियल इनकम आपके पास बढ़ेगी। मतलब कि वही सारे बेटा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है, कोई एज सच नई कहानी इसके अंदर है नहीं। सारे वही चीजें हैं जो आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और शुरू से आप इन चीजों को देखते हुए आ रहे हो बेटा। कोई मसले वाली बात है? क्लियर है बेटा? चलो हम लोग इतना ही रख रहे हैं आज के लिए भाई, मैच देखो आप लोग भी, सही है, चले अल्लाह हाफिज़।